scroll.in एक वेबसाइट है, इसकी संपादक हैं सुप्रिया शर्मा। उन्होंने बनारस से एक रिपोर्ट फाइल की। सुप्रिया ने उस गांव से रिपोर्ट फाइल की जिसे प्रधानमंत्री ने गोद लिया है। वहां के लोगों ने अनाज की कमी की शिकायत की थी। क्या यह बहुत बड़ी बात है जिससे कोई आहत हो गया? सुप्रिया के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। यही नहीं, इंडियन पिनल कोड के अलावा उन पर SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने पत्रकार और scroll.in की संपादक सुप्रिया शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पत्रकारों और मीडिया वॉचडॉग संस्थानों ने इस पर नाराजगी जताई है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम वॉचडॉग दी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र पर खबर को लेकर एक पत्रकार के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करना सीधे धमकी जैसा है और यह पूरे देश में पत्रकारों को डराने वाला संदेश देना है। एक और प्रेस फ्रीडम बॉडी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर का कहना है कि एफआईआर भारत के पत्रकार को डराने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर ने एनडीटीवी से कहा है कि एफआईआर दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीलांजना रॉय ने ट्वीट किया है कि न्यू इंडिया में कुछ भी हो सकता है। पत्रकार जो फेक न्यूज़ स्टूडियो में फैलाते हैं, कोई समस्या नहीं। पत्रकार जो ग्राउंड पर काम करते हैं और पीएम के क्षेत्र से रिपोर्ट करने की हिम्मत रखते हैं, कड़ी निंदा और एफआईआर। वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे ने ट्वीट किया है कि सुप्रिया शर्मा सरीखी, प्रखर और ईमानदार पत्रकार पर ऐसी कार्रवाई होना साफ सुथरी पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के सभी पक्षधरों के लिए बहुत अफसोस और चिंता का विषय है। सुप्रिया शर्मा ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव पर स्टोरी की। उस खबर में लोग खाने की कमी की शिकायत कर रहे हैं। एफआईआर डोमरी गांव की माला देवी की शिकायत पर हुई, जिनके बारे में रिपोर्ट में बताया गया कि वो और उनके परिवार को खाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मेरी जाति के, मेरी गरीबी के हर चीज़ को मजाक बना दी। मेरी तस्वीरें हर नेट पर जहाँ जाती हूँ लोग देखते हैं, माला आप हैं? जी भैया मैं ही हूँ। आपके एक बारे में ये सब लिखी पढ़ी है नहीं हमें, मैं अड़पा गंवार हूँ। वो लोग पढ़ हम लोग को सुना रहे हैं, उसको मेरे हाथ से को मजाक बना दी। कोई अधिकारी आया था ये रिपोर्ट छपने के बाद? हाँ आए थे। हाँ। तो क्या बोले? वो कहे बेटा कोई बन जाएगा, चिंता मत कर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहीं माला देवी के अलावा कुछ दूसरे ग्रामीणों ने भी इस बात की तस्दीक दी है कि राशन कार्ड नहीं बना है। तो कैसे आजीविका आप लोग की चलती है? लॉकडाउन में कैसे आजीविका आप लोग की चलती है? चलता है ऐसे काम धंधा, मजदूरी उजूरी करते हैं। हमारे पास तो नौकरी वोकरी है नहीं, ना हमारे पति के पास है, वो तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी खर्चा चलता है हम लोगों का। तो लॉकडाउन में कोई सहायता वहायता मिला आप लोगों को? हाँ, जो भी सहायता आया था मिला था। वो जो शिकायत की तो जो झूठा क्लिप छापी थी उसी के लिए शिकायत हुआ था। तो आप वहाँ मौजूद थे जब महिला पत्रकार आई थी? जी हाँ, वहाँ पर हम मौजूद थे। क्या क्या पूछी थी वो? यही पूछी थी लॉकडाउन के लिए, यही विषय में पूछी थी। तो लॉकडाउन के लिए विषय मेरी मम्मी बताई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरी मम्मी फिर पूछी राशन कार्ड के लिए विषय में मम्मी बताई हमको, उनको बताई हैं। तो बस यही कुल बात हुआ। फिर क्या लिखी क्या नहीं लिखी ये हम लोग उसके देखे नहीं। बनारस में पुलिस ने पत्रकार पे जो धाराएं लगाई हैं उसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी हैं जो नॉन बेलेबल होती हैं, साथ में डेफेमेशन की धारा लगी है। लेकिन एक धारा जो लगी है जो काफ़ी दिलचस्प है वो है IPC की सेक्शन 269, जो किसी आदमी पे ये आरोप लगाती है कि वो आदमी किसी डिजीज़ को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है और ये किसी की जान का नुकसान कर सकता है। वहीं अपने बयान में स्क्रोल ने कहा है कि वो अपनी स्टोरी पर कायम हैं और एफआईआर स्वतंत्र पत्रकारिता को चुप कराने की कोशिश है। वाराणसी से अजय सिंह के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रिया शर्मा कैसी पत्रकार रही हैं, आप खुद उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। आप scroll.in पर जाकर उनके द्वारा फाइल की गई ये वाली और तमाम पुरानी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। आपको पता चलेगा कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता को बहुत मेहनत से और बहुत सावधानी से इसका धर्म निभा रहे हैं। लेकिन इस तरह से एफआईआर के जरिए ऐसे पत्रकारों को दबोचा जा रहा है जो लगातार सवाल कर रहे हैं। यह काम सबसे आसान होना चाहिए था किसी भी लोकतंत्र में। यह काम इतना मुश्किल हो गया है कि अब पत्रकारों को
या तो वकील लेकर चलना पड़ेगा या वकीलों को ही पत्रकार बना देना पड़ेगा, खासकर वैसे वकील जो जमानत लेने में माहिर हों, हाजिर जवाब हों। इसके अलावा इस खत्म होते पेशे को बचाने का दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? कम से कम आप लोगों की सजगता, जागरूकता इस खत्म होते पेशे की रफ्तार को रोक सकती है। वो तो आप अपने प्रश्नों के जरिए कर सकते हैं। एडिटर्स गिल्ड ने 24 मार्च के बाद कई बार बयान जारी किया है और नोट किया है कि जब से कोविड-19 का मामला आया है, खबरों को लिखने के मामले में, ऐसी खबरों को लिखने के मामले में कई पत्रकारों पर मुकदमे कर दिए गए हैं। सुप्रिया शर्मा पर जो केस हुआ है वो मोदी सरकार की 2014 से चल रही जर्नलिस्ट के प्रति डिसमिसिवनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब लॉकडाउन हो रहा था 24 मार्च को, उसके कुछ ही घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारे मीडिया मालिकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी और कहा था, ये अपील करी थी कि पॉजिटिव स्टोरीज दिखाई जाए और ये भी कहा था कि आप सरकार और लोगों के बीच में एक लिंक की तरह काम करें। और बहुत सारे मीडिया मालिकों ने इसके लिए हामी भी भरी थी। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया का रोल पॉजिटिव स्टोरीज करना नहीं है। मीडिया का काम है कि दिखाएं कहाँ पर कमी है और उस कमी को कैसे सरकार पूर्ति करे। एक रिपोर्ट अभी आई है कि 25 मार्च से लेके अभी तक 55 जर्नलिस्ट पर या तो किसी न किसी तरीके से अटैक हो चुका है या फिर उनके ऊपर किसी न किसी तरीके की FIR लगाई गई है। उसमें बहुत सारे एक्ट्स इन्वोक किए गए हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, चाहे एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट या फिर कई केसेस में, कश्मीर के केसेस में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि बहुत ही एक ड्रैकोनियन कानून है जिसके अराउंड डिबेट चल रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले और बाकी सरकारों में जर्नलिस्ट के ऊपर केसेस नहीं लगाए जाते थे, मगर मोदी सरकार में पिछले 6 साल में ये नया चीज हुई है कि वो एक क्रिमिनल केस भी लगाते हैं लोगों पर। और जब आप क्रिमिनल केस पत्रकारों पर लगा देते हैं तो वो लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और पैंडेमिक के टाइम पे, जब लॉकडाउन के टाइम पे कोर्ट्स नहीं चल रहे हैं, वर्चुअल कोर्ट्स में सिर्फ कुछ ही केसेस जा पा रहे हैं, आप जब क्रिमिनल केस लगाते हैं तो ना तो पत्रकार को कोई बेल लेने की सुविधा मिल पाती है, ना ही वो अपने पसंद का वकील ढूंढ पाता है, ना ही हायर कोर्ट में जाकर अपील कर पा रहा है, क्योंकि सब जगह अभी भी पूरी तरीके से सारी चीज़ें खुली नहीं है। इन केसेस में आप ये भी देखेंगे कि ऐसा कोई बहुत बड़ी रिपोर्टिंग, बहुत बड़ा खुलासा नहीं हो रहा है, बहुत ही बेसिक रिपोर्टिंग जो एक पत्रकार को करनी चाहिए कि इस अस्पताल में ये PPE नहीं आया है, प्रवासी मजदूर को खाना नहीं मिल रहा है, इस जगह पे ये कमी है। बहुत ही बेसिक जगह को, चीज़ों को दिखाया जा रहा है और उसको सरकार क्रिमिनलाइज कर रही है पिछले 6 सालों से। और एक ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एकदम खत्म किया जा रहा है और इसके लिए हमें बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है।